दिल्ली से डॉक्टर आलोक मिश्रा की हालत में हो रहा है तेजी से सुधार। आपको बताते चलें कि डॉक्टर आलोक कुमार मिश्रा देश के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और एम्स दिल्ली के पोस्ट डॉक्टर फेलो रहे हैं और वर्तमान में ज्वाइंट सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एआईयू के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर मिश्रा 900 से ज्यादा विश्वविद्यालय का मीटिंग कोऑर्डिनेशन देखते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले दिनों 28 नवंबर 2022 की रात करीब 9 बजे डॉक्टर मिश्रा ऑफिस से अपनी अम्बेसडर कार से घर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक दिल्ली के इंडिया गेट से कुछ दूरी पर यूपीएससी के पास करीबन 100 की स्पीड लिए गलत दिशा से आती हुई ऑडी कार से जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर के साथ साथ डॉक्टर आलोक कुमार मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के दौरान सैकड़ों लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए, जिसमें से एक 14 साल का बच्चा अरमान और उसके ऑटो चालक पिता अपनी जिंदादिली दिखाते हुए खून से लथपथ डॉक्टर मिश्रा और उनके ड्राइवर को एम्बेसडर कार से निकालकर बिना समय गवाए हुए उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया, जहां डॉक्टर मिश्रा को सर, गर्दन और पैर में गंभीर चोटें होने का पता चला। डॉक्टर सुषमा सागर के निर्देशन में पूरी टीम ने फौरन इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर मिश्रा के सर पर 68 टाके लगे और ड्राइवर के पेट का ऑपरेशन करना पड़ा और कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी डॉक्टर मीना मिश्रा के देखरेख में डॉक्टर आलोक मिश्रा को डिस्चार्ज कर दिया गया। आज करीबन 1.5 महीने के बाद डॉक्टर मिश्रा के चोट में तेजी से सुधार होता नजर आ रहा है, जिसके बाद डॉक्टर मिश्रा ने अपने सभी शुभचिंतकों को उनकी दुआओं और प्रार्थना के लिए धन्यवाद दिया। आपको बताते चले कि डॉक्टर मिश्रा ने हिम्मत और जज्बे के साथ जिंदगी से एक बड़ी जंग लड़कर ठीक होते ही ऑफिशियल कार्यभार संभाल लिया। इसी के साथ आपको एक और मुख्य बात बताते चले कि डॉक्टर मिश्रा ने अस्पताल पहुंचाने वाले 14 साल के बच्चे अरमान और उसके ऑटो ड्राइवर पिता को ढूंढकर सरकार के द्वारा फरिश्ते अवार्ड दिलवाकर उन्हें सम्मानित करवाया और हेड कांस्टेबल बाबूलाल मीणा को विशेष सम्मान हेतु दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नाम प्रस्तावित किया तथा ज्वाइंट सेक्रेटरी एआईयू डॉक्टर आलोक मिश्रा ने बहादुर 14 साल के अरमान के लिए आगे भी मदद की बात कही और डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आशा करते हैं कि नए शिक्षा पद्धति 2020 के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन से अरमान जैसे मानवीय गुणों से युक्त बहादुर एवं सामाजिक रूप से जिम्मेदार बच्चे देखने को मिलेंगे। मैं बीच में बैठा था और सर इधर की तरफ बैठे थे और ड्राइवर इधर की तरफ, तो ड्राइवर अंकल के तो ज्यादा खून की नहीं निकल रहा था, चोट नहीं थी, सर की ज्यादा चोट थी सर पे, तो हमने उनकी कपड़ा लगा रखा था, खून दबा रखा था बच्चे ताकि खून ना निकले ज्यादा। ऑडी वाले ने राइट टर्न मारा है, जिसमें भी वो नो राइट टर्न था और गाड़ी अच्छे हुई है वहाँ पर। तो जैसे ही हमारे को थोड़ा मौका मिला हम आगे बढ़े, सिग्नल पर चीख पुकार निकलने के बाद में फिर हमने देखा कि ब्लड आ रहा है और लोग मदद के लिए पुकार रहे, तो मौका वाले पे मौजूद थे तो हमने खोल के साथ को और ड्राइवर को और उनको बिठाया अपने ऑटो में। लोग कह रहे थे कि एम्बुलेंस, लेकिन टाइम बहुत कम था, तो हमने कुछ ये सोचते हुए रिक्शा चला रहा हूँ ऑटो दिल्ली के अंदर, मैंने साथ को और ड्राइवर को दोनों को ट्रॉमा सेंटर एडमिट कराया। 28 नवंबर 2022 को मेरी ड्यूटी एम्स ट्रॉमा सेंटर में करीब रात 9 बजे थी। अचानक से एक ऑटो वाला आया जिसने मेरे को बताया कि एक्सीडेंट में 2 पेशेंट हैं, उनको मैं लेके आया हूँ। तो मैंने जाके तुरंत देखा तो उसमें एक बच्चा जो पेशेंट का सर पकड़ा हुआ था, काफी खून बह रहा था। बच्चा बहुत साहस के साथ, बहुत हिम्मत के साथ उसको रोक रहा था, खून को लेकर रोक नहीं रहा था। 28 नवंबर की रात को डॉक्टर आलोक कुमार मिश्रा जी को हमने रिसीव किया, जिनकी सड़क घटना में चोट लगी थी, बहुत गहरी चोट लगी थी, जिनको सही समय पे लाने की वजह से हम उनको तुरंत इलाज करने के बाद बेहतर स्थिति में ला सके। उनके चेहरे में बहुत गहरे चोट आए थे, उनका ब्लड लॉस बहुत हुआ था, उनकी गर्दन में भी चोट आई थी। I would like to request Alok sir to please share some words of wisdom. सबसे पहले सभी को नमस्कार।
आप सब इस सभागार में बैठे हुए हैं और आपके अंदर विशेष चेतना है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको किसी संस्थान से जुड़ने, कुछ नई चीज को सीखने समझने का अवसर मिला हुआ है। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं जिनको ये संसाधन, ये सुविधाएं, ये ऐसे वर्कशॉप ऐसे मुहैया नहीं होते। सबसे पहले इस एमआईटी विश्वविद्यालय के बहुत ही डायनामिक वाइस चांसलर प्रोफेसर जैन साहब, आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय नए आयाम को छू रहा है। मैं उसके लिए बहुत बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। देश के तमाम विश्वविद्यालयों में ये वन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग विश्वविद्यालय के रूप में हमने इसे देखा है। इस फास्टेस्ट ग्रोइंग विश्वविद्यालय की जो गाथा है वो पिछले दिनों हमें आकर के, मैं इस पर्पज से आया था। तो पहले ये B+ में था और आपके नेतृत्व में इसने A+ का जो है नया एडिशन में गया। तो उसके लिए आपको बहुत सारी बधाई। हमारे बीच में यहाँ पर मैं भी था बैठा, तो सबसे वाकिफ नहीं, तो मैंने पूछा सबके नाम क्या है। सिंह साहब को बुलाया, हमने कहा कि वो, क्योंकि नाम का महत्व ये नहीं है, बट अगर हमारे इर्द गिर्द है तो हमें सब कुछ जानना चाहिए उसके बारे में। तो आप सब पिछले दिनों से प्रोफेसर आनंद सिंह जी से परिचित होंगे। हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं, बहुत ही जो है वो विभिन्न मंचों पे कई बार साथ होते हैं, कई बार वो हमें अपने आप भी जो है वो कार्यक्रमों और इस तरह चीज़ों में बुलाते हैं। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, और वो आप यहाँ आए, ये देख करके मुझे लगता है ये कॉन्फ्रेंस में बहुत सार्थक तौर पर जो है वो जो ये चर्चा हुई है उसको एक ऊंचाई मिली होगी। आनंद जी देश के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो कि न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव साइंस और फोरेंसिक न्यूरो साइंस पर जो है बड़ा काम किया, और एक देश का पहला लैब इन्होंने अंबेडकर विश्वविद्यालय में स्थापित किया, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। तो और ये सब कुछ इसलिए कर पाते हैं, इनके पीछे भी एक अलग मनोवैज्ञानिक एनर्जी है। मैडम बैठी हुई है, मैडम को बहुत बहुत आभार कि आप करने का मौका देती हैं। बहुत बहुत आपको आभार, जोरदार तालियां मैडम के लिए। तो जो आप देखते हैं कि ये देश दुनिया में काम कर रहे हैं तो उसके पीछे एक अनदर एनर्जी होती है। उसी तरह इस कॉन्फ्रेंस के पीछे भी जो है एक अनदर एनर्जी है। तो नेहाश्री, तुमने कहा ये नेहाश्री है या नेहाश्री है, तो नेहाश्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे कॉन्फ्रेंस को यहाँ जयपुर में सोचा, विजुलाइज किया और इसको किया। आप पिछले जून मंथ ऑफ जून से लगातार फॉलो थी। मेरे को भी कई बार हर मंथ में कॉल करती थी, जून में, जुलाई में, अगस्त में, कब सितंबर में होने वाला है। सो एनीहाउ, बट हमारी क्योंकि मास्टर की पूरी व्यवस्था थी और मैं भी ऑफिशियल टूर पे हूँ, इस कार्यक्रम के लिए शेड्यूल नहीं था, तो ऑफिशियल ही सारा हमारे को है। बट ऐसा ऑफिशियल था इनकी मन की ऐसी, आप सोचें इनकी ब्रेन पावर कितनी है कि इनको ये था कि सर आप सुनिए, तो ब्रेन पावर मैं कहूँगा कि मतलब मुझे भी नहीं मालूम कि ब्रेन पावर कैसे काम करता है, बट ये मानूंगा कि 4 महीने से ये फॉलो था कि नहीं आपको आना ही आना है, और मैंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, फिर भी मैं यहाँ पर हूँ। तो ये ब्रेन पावर ही है। तो ये हृदय की शक्ति भी है और ब्रेन की शक्ति भी है। तो मैं कहूँगा कि अगर सही सच भाव हो और आप माइंड को आप सही तरह से फ्रीक्वेंसी पे ले जाते हैं तो ब्रेन किसी अन्य फ्रीक्वेंसी से काम करता है, वो उसको घटित करता है। आपके सामने साक्षात इनकी ब्रेन शक्ति का उदाहरण है। तो आपको बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आपने जुड़ने का मौका दिया।
और इस कार्यक्रम को यहाँ पे आपने सुचारू रूप से संचालित किया है। ये अपने आप में जो है मुझे लगता है कि जो उससे जुड़े लोग हैं उनको बहुत कुछ लाभ मिलेगा और आगे भी कॉन्फ्रेंसेस की एक नई जो प्रेरणा मिलेगी। और जो लोग आए हैं शायद ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को अपने यहाँ भी आगे संचालित करने के लिए, आगे ही प्रायोजित करने के लिए जो है उन्हें और भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। तो ये कार्यक्रम बहुत सारे लोगों के प्रयास, बहुत सारे लोगों के पुरुषार्थ के द्वारा संपन्न हो पाता है। तो सभी जो जुड़े लोग आपके साथ हैं, मैं सभी के नाम तो नहीं जानता, पर उनके काम को मैं देख पा रहा हूँ कि 100 लोगों को इकट्ठा करना, 2 दिन कॉन्फ्रेंस करना और सबको बुलाना अपने आप में, तो उनके लिए मेरी तरफ जोरदार तालियां। और आप सोचे इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि वो जब कोई कहीं किरण पड़ती है, कोई उसको हम रे कहते हैं, तो मणि अपने में मणि नहीं होता है जब तक उसमें कोई किरण न पहुंचे। तो आप हम सब देखिए कहने के इस मंच पर यहाँ पर मणि भी उपलब्ध हैं और रे भी उपलब्ध हैं। तो ऐसी मणि की प्रोफेसर मणि और प्रोफेसर रे, ये संजोग है कि मणि की रे को बढ़ाते हुए, किरण देते हुए आपके इस मंच को शोभायमान कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत आभार कि आप सब ने जो है इस कार्यक्रम में जो है इस मनोवैज्ञानिक चर्चा को एक आकार दिया है। और मुझे लगता है, मुझे वक्त तो पूर्ण विश्वास हो रहा है, जब खुद मणि बैठे हों, मणि के रूप में मैडम बैठी हों और ऐसे प्रोफेसर आप जैसे हों, तो मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय का जो डिपार्टमेंट है एक नई किरण को देश में छुएगा और एक नए रूप में एक नया संदेश जाएगा। या आपने जो चर्चा की है वो सिर्फ इस हॉल तक ही नहीं, बट लोगों के दिलो दिमाग तक भी, जहाँ तक लोग जाएंगे वहाँ जाएंगे, चर्चा करेंगे। आनंद जी आए हुए दिल्ली जाएंगे तो बोलेंगे, मैं जयपुर में गया था और वहाँ ये ऐसी चर्चा हुई। तमाम माध्यमों के माध्यम से भी ये जो है बात पहुँचेगी। तो सभी जो फैकल्टी हैं और सब हैं, सभी बहुत शानदार की बात है। मैं जब आया तो संयोग से तुरंत ही यहाँ पे हमारे प्रोफेसर कोठारी साहब, जो बहुत ही विद्वत प्रोफेसर हैं और यहाँ पर आपने विश्वविद्यालयों का नेतृत्व किया है और अच्छे स्कॉलर हैं, तो आपको बहुत मेरा नमस्कार कि आपने हमें सानिध्य दिया। और तो ऐसी जो कहते हैं कि आपकी मंच पर लोग ऐसे तमाम सारे गुणों से विभूषित हों, हम कहते हैं उसे, तो वो कॉन्फ्रेंस में अपने आप देवत्व आ जाता है, एक गंभीरता आ जाती है और वे कहते हैं कि वो उसकी अलग कलेक्टिव माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करने लगती है। तो वो एक अलग दिशा को प्रेरित करती है, तो और भी बड़ा आकार देख पाती है कि आप, मैं कहूँगा ऐसे आने वाले दिनों में जो नेशनल हेल्थ जो साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को आप आनंद जी से कहूँगा कि आने वाले दिनों में कि आप यहाँ पे ऐसा करें कि देश के सारे मनोवैज्ञानिकों का एक महाकुंभ यहाँ हो और वो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आप यहाँ पे करें, आप सब मिल करके, और देश को बचाएं। मतलब मुझे इस यहाँ विद्यालय में आने के बाद मुझे लगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और विश्वविद्यालय की जो कहते हैं कि इसकी जो सुविधाएं हैं वो है जो है एट पार है। इसलिए मुझे लगता है कि उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो ऐसे स्पीकर्स होंगे और लोग होंगे, उनको भी ये विश्वविद्यालय अच्छे से होस्ट कर सकता है और उससे देश को ही नहीं, मनोवैज्ञानिक जो कम्युनिटी है उसको भी एक अच्छा सम्मान मिलेगा। तो मुझे लगता है माननीय वाइस चांसलर महोदय भी इस पर सहमत होंगे कि वो एक ऐसा कोई राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आप लोग करें। आज खासकर जिस विषय के लिए आज इस समापन समारोह में बुलाया, मुझे लगता है ये समापन समारोह नहीं, ये एक नए अध्याय का प्रारंभ का हुआ है कि आपने जो ये समाप्त नहीं हो रहा है कॉन्फ्रेंस, बल्कि ये जो आपने चर्चा किया है उसका नया प्रकाश कहीं पर विकसित करने के लिए है। तो ये आगाज है, समापन नहीं है। तो आपने चर्चा किया, वो नई दिशा, नई ऊंचाई और नई गति को प्राप्त करेगा, ये मुझे इसमें लगता है। तो आप इसको समापन समारोह नहीं बट अपने जीवन के प्रारंभ का समारोह समझे कि जीवन में आपका जीवन कहीं नई दिशा प्रारंभ हो रहा, आपने सीखा समझा है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ है जो मैंने महसूस किया कि मैं 2 बार मौत होकर के, मतलब बॉडी से अलग होकर भी मैंने महसूस किया है। मतलब जब हुआ कि ये बॉडी के पैरामीटर नीचे हो गए हैं तो अब क्या होगा, तो देखा कि मैं बॉडी से बाहर हूँ, मैं देख रहा हूँ तो लोग रो रहे हैं और आप बॉडी के ऊपर है।
तो शायद कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला हो। सब कुछ तो मिल सकता है, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बॉडी से अलग होकर के मृत्यु का अनुभव करना, ये शायद मुझे लगता है भगवान ने मेरे हिस्से में रखा था। तो बहुत से लोगों की दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्रेम, हमारे बहुत से मित्र हैं, सबका बहुत स्नेह, तो मैं जिंदा वापस इस शरीर में आया हूँ। तो ये लगा कि वो जब होता है नहीं कि आपको लगे कि आप शरीर में नहीं है, तो उसका एक एहसास अलग होता है। तो बहुत सारे ऐसे डेथ एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत कुछ मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई, ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें तो हमने अनुभव की हैं और कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन जीत का नाम है। अगर आप जिंदा हैं तो आप जीत जाएंगे, इसलिए जिंदगी में आप हमेशा जिंदा रहें। अगर जिंदा हैं तो जाग जाइए, अवेकन रहिए, अवेयर रहिए। मेरी बात समझ में आ रही, सुनाई दे रही है? मेरी बात सुनाई दे रही है? यस सर। अभी भी लग रहा है सुनाई दे रही मेरी बात? यस सर। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप सुन सकते हैं। मालूम है दुनिया की एक बड़ी आबादी है जो सुन नहीं सकती है, एक बड़ी आबादी है जो बोल नहीं सकती है। हम आप कितने भाग्यशाली हैं कि सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके लिए जोरदार तालियां कि ईश्वर ने आपको इससे नवाजा हुआ है। आपको बात समझ में आ रही है? आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप समझ सकते हैं। आपको मालूम है दुनिया की कितनी आबादी है जो सुनने के बाद भी समझ नहीं सकती है? उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर हम सुन करके भी कुछ ना समझ सकें तो हम उस डिसेबल से भी बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। अगर सुन लिया, समझ लिया और अगर ना कर पाए, कितने लोग हैं सुनने समझने के बाद भी अपने हाथ को एक ताली को दूसरी ताली पे नहीं ला सकते। कुछ चीजों को गौर से, खुश होने के लिए आप ही काफी हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी हैप्पीनेस क्लास आपको हैप्पी नहीं बना सकता जब तक कि आप अपनी तरफ अपनी निगाह झुका करके नहीं देख लेते। अगर ये एहसास आपको हो जाए कि कितनी चीजें आपके आसपास हैं, ये सिर्फ एहसास कि आप सुन सकते हैं आपके रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि हम कई बार हम बहुत चीजों को नहीं देख पाते हैं, इसलिए बहुत ग्रांटेड लेते हैं। आपको मालूम है सुबह अभी दिन बीता नहीं है, आप गूगल पे देखें टुडे एक्सीडेंट, हाउ मेनी पीपल लॉस्ट द लाइफ। 3 लाख लोग सड़कों पर अपने जीवन खो देते हैं। एक दिन में करीब 300 मौतें रोड पर होती हैं। हम आप भाग्यशाली हैं, रोड से चल के आए, दिल्ली से चल के आए और हम आप सामने खड़े हैं। आप घर से निकले और यहाँ खड़े हैं। जिनकी जानें जाती हैं उन्हें पता होता है कि वो रोड पे जाने खो देंगे, मालूम होता है। तो हर क्षण के प्रति कृतज्ञ मन को, दिमाग को यह संकेत देना, सुझाव देना सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक धर्म है। दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है उसको आपको कोड करना होगा और उठने से पहले ये संदेश दिमाग को जाना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। ये पूरे दिन आपको खुशी से भर के रखेगा, हैप्पीनेस से भर के रखेगा। अभी हमने कहा कि किसी ने गूगल किया कितनी मौत हो गई अभी तक, अभी दिन के 2 नहीं बजे हैं, 180 मौत हो चुकी है रोड पर। 180 लोग, शाम तक 300 लोग
एवरेज है सरकार का डाटा। कुछ ऐसी मौतें हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती हैं, जो रिपोर्ट नहीं होती हैं। ये वो मौतें हैं जो दुनिया में रिपोर्ट की जाती हैं, हॉस्पिटल पहुंचने से लेकर के डाटा तक, रिकॉर्ड तक पहुंचती हैं। जो कहीं गांव और गांव में दूर जंगलों में कहीं मौत होती है उसका पता ही नहीं है। ये तो वो हैं जो कहीं एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनकी मोर्चरी में उनके लिए जान जाती है। हमें अपने मन, अपनी आत्मा, अपनी चेतना की बहुत सारी चीजों को देखना, इसका विज्ञान जानना ज्यादा जरूरी है। यही हमारा मनोविज्ञान है। अगर मन को अगर ये समझ में नहीं आता कि हम क्यों यहाँ पर हैं, हमारे होने का मकसद क्या है, क्योंकि आपके पिता के पिता के पिता तो दुनिया से जा चुके हैं। हो सकता है कि 7वें पिता के नाम पूछो, नाम भी पता ना हो, 5वें का भी सकता पता ना हो सकता बड़ी मुश्किल से 3रे पिता का नाम मालूम हो। कितने लोग हैं जो अपने ऐसे 5वें पिता का नाम जानते हैं, मतलब आपके बाबा के बाबा के बाबा। कितने लोग हैं? मैं खुद नहीं जानता, मैं खुद नहीं जानता। को 3 पुस्तकों के बाद कई बार पूजा पद्धतियों में नाम लिए जाते हैं, इसलिए 3 से 4 चौथे तक हम उनके नाम को पूछ करके जानते हैं। कुछ परंपराओं में मेरा ये कहना है कि वो हमें गहराई के साथ ये सोचना जरूरी है कि हम जीवन में किसी नाम और इसके लिए नहीं, जीवन में आत्मा की स्वरूप को जानने के लिए है, ना कि नाम। नाम तो हमारी पहचान दूसरे के दृष्टिकोण में अलग करने के लिए है कि हम बुलाएं तो डॉक्टर जैन साहब को इंगित कर सके, डॉक्टर सिंह साहब को कर सके, डॉक्टर कोठारी साहब कर सके, तो जैसे कि अलग अलग कर सकें। वास्तव में योग सूत्र या प्रतिसूत्र की जीवन का जो उद्देश्य है, तदह दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जीवन का उद्देश्य तदह दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जीवन का उद्देश्य है अपने स्वरूप में अवस्थित होना। तो हमारे जितने शास्त्र प्रश्न उपनिषद हैं, प्रश्न के द्वारा रचना हुई है। महाभारत, कृष्ण की गीता, अर्जुन ने प्रश्न किया और पूरी गीता कह डाली। रामायण या पढ़ते होंगे कि काकभूषुंडी जी कुछ प्रश्न करते हैं और उनको जवाब देते हैं, पूरी रामायण लिखी हुई है। प्रश्नोपनिषद, जितनी गीता, जितने सारे प्रश्न। अब हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे अंदर प्रश्न करने की कला होनी चाहिए। नई शिक्षा व्यवस्था चाहती कि आपके अंदर कॉग्निटिव थिंकिंग आए। आज तो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटीज है, सारा नॉलेज आपको एआई दे देगा। क्वेश्चन तो करिए, आप प्रश्न करिए, जवाब आपको मिल जाएंगे। आप गूगल में डालिए प्रश्न, वो जवाब दे देगा। तो हमारी शिक्षा, हमें जो सीखना, जो आर्ट सीखनी हमें है, वो हमें क्वेश्चनिंग सीखना है, कॉग्निटिव। तो निरोग, अगर दिमाग को हम क्वेश्चन करेंगे तो वो फिर वो जवाब देगा। हम कभी क्वेश्चन करें तो कि हम पैदा क्यों हुए हैं, क्यों किस लिए कर रहे हैं, क्यों काउंसल्स कर रहे हैं, क्यों साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। आप उन तमाम सारे लोगों से बहुत ऊंचे और बहुत बड़े हैं। एक मनोवैज्ञानिक होने की जिम्मेदारी ऐसे ईश्वर के तौर पर है कि वो सब कुछ एक दृष्ट भाव से देखें। आप नैतिक रूप में, सामाजिक रूप में, चैतन्यता के रूप में, अलग रूप में समझाते हैं कि आप, ऐसा होता है कि आप इम्यून, आपको दुख और सुख का कोई एहसास नहीं होगा। एक तटस्थ भाव बने जो है उन्हें वो देखने का, तभी एक मनोवैज्ञानिक कुछ दे पाए, एक सबसे ऊपर हो पहुंचना मानसिक तौर पर। तो आप कुछ भी करें बट आपके पैर जमीन में हों, लेकिन आपकी चिंतन आसमान में होना चाहिए। कई बार कहता हूं कि किसी रात यूं ही निकला करें, किसी रात यूं ही निकला करें, कुछ अजनबी और कुछ बेजबी से मिला करें, पैर जमीन पे हो और आसमान में चला करें। तो पैर जमीन पे हो, आसमान चलेंगे। आपकी सोच, आपका इंटेंट ऊंचा होना चाहिए। स्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आप मैसेज दिमाग में डाल के रखेंगे कि मुझे ऐसे करना है, तुमने कहा ये तो मौत है, उससे निकाल के ला सकता है इंटेंट आपका। तो ये तो छोटी मोटी समस्याएं हैं, ये तो सिर्फ ये बुलडोजर से सिर्फ कुचलने के लिए होती है। जीवन में दुख, परेशानियां, आपत्तें, विपदाएं, इनका वजूद सिर्फ हमारी संकल्प शक्ति के न होने कारण से है।
जिस क्षण हमने तय कर लिया उस क्षण उन समस्याओं को दिमाग खत्म कर देगा। समस्याएं सिर्फ दिमाग की समझ से दूर की चीज है। दिमाग को समझ में आ गया तो उसी क्षण चूर चूर हो जाएंगी। इसलिए आपका मन वैज्ञानिक तौर पर हर रूप में मजबूत होना चाहिए। समस्याएं कैसे भी हो, आपका बुलडोजर आपकी संकल्प शक्ति है जिससे उसे खत्म करना है। उन्हें रोड पे चलाया जाता है कि जिससे गिर तक बैठ जाए और रोड स्मूथ हो जाए। मेरा कहना है कि वो आपके अंदर में, अगर आप वैज्ञानिक हैं तो आप हर रूप में दृढ़ होने चाहिए, संकल्पित होने चाहिए, अंदर से पूरी एक निष्ठा होनी चाहिए आपके अपने मन के प्रति जो है। किसी भी स्थिति में आपके अंदर कहते निराशा तो छू न सके, वो दृढ़ता आपके अंदर और हमेशा वो आपके दिमाग में रहे कि हम उस बड़े रूप में हम क्या कर सकते हैं। सोच आपकी वो हमेशा इंटेंट ऊपर की तरफ है। तो मुझे लगता है कि सही मनोवैज्ञानिक होने का जो अर्थ है उस सही रूप में जितनी बड़ी सेवा कोई मनोवैज्ञानिक कर सकता है शायद कोई और जो है प्रदान न कर सके। तो आप अपनी प्रगतता पे आपको ईश्वर ने पढ़ने का मौका दिया है। इस पे न जाने कितने बच्चे हैं जो मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलते। कई बार फोन आता है कि सर फोन कर देंगे इसको, हमें दिल्ली विद्यालय के अंदर इसमें हमें साइकोलॉजी चाहिए और वो विषय मिल नहीं रहा है। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपको मनोविज्ञान पढ़ने का मौका मिला जो बच्चे हैं। तो भाई तालियां आपके लिए कि आप विषय पढ़ने को मिला है। तो जीवन, मैं कह रहा था जीवन वो है कि वो आप अपने तदादृष्ट अपने स्वरूप में अवस्थित होना जीवन का उद्देश्य है। तो स्वरूप में अवस्थित होने को क्या कहते हैं? स्वस्थ स्वरूप में अवस्थित होना, मतलब जीवन का उद्देश्य है स्वस्थ होना। तो बड़े लोग आशा करते हैं बेटा स्वस्थ रहो, उन्हें नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। जब हमने उस पर देखा, जब उस व्यक्ति पढ़ा तो लगा रहे तो अपने स्वरूप में अवस्थित होना, स्वस्थ होना, आपका अपने में होना, ये आशीर्वाद है। स्वस्थ होना, ये स्वस्थ हेल्थ नहीं है, ये स्वस्थ ट्रांसलेशन हेल्थ नहीं हो सकता क्योंकि हमारा चिंतन बहुत गूढ़ है। तो अपना स्वस्थ होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हर स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना। ये स्वास्थ्य क्या है? ये स्वास्थ्य जो है वो, उसमें सबसे पहला स्वास्थ्य आता है योग सूत्र के अंदर, मानसिक स्वास्थ्य सबसे पहले। उनका चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। तो उसका पहला सूत्र है, बैक में जाते कहते हैं योग अर्थ अनुशासन। जीवन जो एक अनुशासन है। जैसे कि न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को 72 मिलीवोल्ट पे फायर करेगा तो पहुंचेगी, उसकी स्पीड अगर कम होगा तो क्या होगा? 10% डाउन हो जाएगा, मैसेज पहुंचेगा ही नहीं उसको। वो न्यूरॉन्स दूसरे से क्रॉस नहीं करते, उनका अनुशासन है। एक फायर करेगा, दूसरा फायर, तीसरा फायर करेगा, पूरी इस इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा और वहां पे उसको घटित करेगा। वो फिर वापस बताएगा हाँ अच्छा होगा ये। ब्रेन इतना अगर पीछे से एक सांप गुजर जाए तो बॉडी हमारी तुरंत एक्शन में आ जाती है, हम तुरंत अपने को सेव करने लगते हैं। कैसे? तो ब्रेन को तुरंत वो अलर्टनेस जाती है और ब्रेन को आसास मात्र से कि यहाँ कुछ खतरा है, हम अलर्ट हो जाते हैं। मेरे कहने के जीवन के अनुशासन बहुत जरूरी है, इसे कहा। और उनका चित्त, योग चित्त मैंने महत्व बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। तो हमारी महत्व बुद्धि और अहंकार, तो अहंकार जो है बहुत जरूरी है। तो बट अहंकार से इस चित्त का निर्माण हुआ है और उसकी जो वृत्तियां हैं वो हमारी बाधक है। तो जो शिष्य ने पूछा उससे सूत्र बना, तो उसने कहा मैं जब पूछ रहा था कि जीवन उद्देश्य क्या, आपने तो उलझा दिए, नहीं प्रश्न खड़े कर दिए। तो बोला कि ये अगर यही उद्देश्य था तो हम पैदा क्यों हुए? तो कहा हम कुछ जान क्यों नहीं पाते? तो उसने बड़ी अच्छी बात बताई, ये जो तो उन्होंने कहा कि वो पंचवृष्टि क्लिष्टा चक्लिष्टा, बोले ऐसी 5 वृत्तियां हैं जो क्लिष्ट हैं, वो हमको यहाँ तक पहुंचने नहीं देती हैं। तो बोले ऐसी 5 क्या है? बोले पंचभूमस्य, हमारी 5 भूमियां हैं मन की। पहले तो वो एक शब्द में लिखा हुआ है। शब्द का मतलब होता है जहां की डंडी टूटे ना, संस्कृत में एक शब्द में लिखा हुआ है। तो पंचभूमस्य 5 भूमियां हैं जो हमको जोड़ती हैं। आप मनोविज्ञान के सभी छात्र हैं और सभी प्रोफेसर हैं, है ना। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो अभी भी पढ़ता हूँ। अभी मैं कहीं स्टूडेंट हूँ, आप सब जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो उसको जब सोचते हैं, कई बार सोचे, पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें आपका सोचना महत्वपूर्ण है। उनका इन्फॉर्मेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो मैं बोल रहा हूँ सारी जानकारी आपके पास है। जैसे हारमोनियम में दबाएं बटन को तो आवाज तो हारमोनियम के अंदर होती है, हम तो सिर्फ की दबाते हैं, तो आवाज तो निकल के वहां से आएगी। तो आपको पर दोनों का मिलना जरूर, समटाइम राइट टाइम पे आप उसको हवा देनी पड़ती है तो हारमोनियम से चीज आती है। आजकल तो वो भी नहीं है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक
बोल्ट है, आप लगा दीजिए सारी आवाज निकल जाएगी। तो ऐसे ही हो गया कि अब आपको नॉलेज को करने के लिए आवाज की जरूरत नहीं है। स्कूल आप तो बस बटन दबाइए, सारी नॉलेज आ जाएगी आपके पास में। वो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी जानकारी आ जाएगी बटन दबाते ही। तो उसमें कहता है पंचविस्तु, कहता है पहली हमारी जो आवश्यकता किसी चीज से होनी चाहिए, वो कहता है पंचभूमस्य, अगर भूमि नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो दिक्कत हमारी भूमि क्या है? वो कहते हैं चित्त विचित्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध। एक शब्द लिखा हुआ है, चित्त विचित्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध। बोले मन की ये 5 अवस्थाएं हैं, पंचभूमस्य, ये भूमियां हैं। हर भूमि पर हर चीज नहीं हो सकती है। तो कहा चित्त मन को जो है वो ज्ञान नहीं हो सकता है। चित्त का मन मतलब मैंने अपना जूता मंदिर के बाहर निकाला हुआ है, तो मेरा ध्यान तो बार बार जो चित्त मन है, मतलब वहां लगा हुआ है कि जूता कोई लेके नहीं चला जाए। हम आए हुए हैं और किसी को टाइम, क्लास में बैठे हुए हैं, आप काउंटर में बैठे हुए हैं, अब मन में लगा, मैंने किसी को टाइम दिया था कि मैं तो 2 बजे पहुंच जाऊंगा, मेरा मन तो लगा हुआ, तो मैं तो मेरा ज्ञान तो मुझे तो कुछ सुनाई नहीं, समझ में आएगा, लगा कि कब खत्म होगा, कब मैं जाऊं। तो माइंड हमेशा लगा हुआ कि मुझे चित्त मन, कहीं कुछ ऐसी चीज जिसमें मन वहां लगा हुआ है, उसको भी ज्ञान नहीं दे सकते, उन्हें देना चाहिए, ऐसा कहता है। अगर है तो उसको आप आउट कर लें, क्लास से आउट कर दें कि अगर कहीं ऐसा है, आपने अपॉइंटमेंट दिया तो आप चले जाइए, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्सियसनेस में इफेक्ट करेगा दूसरे को, फिर तीसरे को। तो जो बड़े लेक्चर्स है, मैं ऑक्सफोर्ड में गया तो वहां पर लेक्चर होते, इससे बड़े क्लासरूम थे, तो वो होता कि दैट इज समथिंग दैट्स टू बी आउट, मतलब यू कैन टेक एक्सक्यूज एंड कैन गो आउट, मतलब बंदिश नहीं है। तो मैंने देखा कि कई सारे हमारे प्रिंसिपल्स को अब पाश्चात्य जो हमारी शिक्षा जिसे बहुत मानते हैं, वो हमारी बहुत सारी चीजों को अपने आप ना करके और बेटर कर रहे हैं, और हम नई शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं, उसको लाने की, इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, अपनी ही चीज को कैसे इंटीग्रेशन हो। तो चित्त मन को ज्ञान होता, विचित्त मन ये कहता है कि वो किसी ने भांग खा लिया हो, वो बैठा हो, उसको समझ में आएगा, किसी ने दारू ले लिया हो, समझ में आएगा, किसी को ये भी हो सकता है कि मैं तो चांसलर हूं इसका नशा भी हो सकता है किसी को बहुत रूप का नशा भी हो सकता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी को पद का नशा भी हो सकता है कि अरे मैं तो गवर्नर हूं। तो कहता है कि वो विचित्त मन, चित्त मन और विचित्त मन, इनको नहीं, इस अवस्था में ज्ञान नहीं दे सकते। चित्त विचित्त मूढ़ मन, मूढ़ता है, जड़ता है। आपने कहा कि ठीक है इसको वहां पानी रख दो उसने पानी जमीन पर रख दिया, तो ना मूढ़ आदमी है, मतलब आप जो कमांड दे रहे हैं वो सुनने को रेडी नहीं, मतलब मूढ़ता मतलब योर डोर इज नॉट ओपन, आप उसको भी इंपार्ट नहीं कर सकते नॉलेज। चित्त विचित्त मूढ़, तो कहता नॉलेज से हो सकती है एकाग्र मन को। इससे दुनिया में सारी समस्याओं, सारी सभ्यताओं में मन को एकाग्र करने की शिक्षा दी जाती है। हर धर्मों के अंदर में पूजा करना बताया जाता है। जानते हैं पूजा करना किसी न किसी रूप में? कोई नमाज पढ़ेगा, कोई आरती करेगा, कोई सजदा करेगा, कोई गुरुद्वारे जाएगा, पूजा करना। क्या है पूजा? पूजा क्या है? पूजा किसी का नाम भी हो सकता है पूजा का मतलब, पूजा है कि आप किसी चीज में पूरी तरह जाएं, पूजा पूरी तरह जाना नाम है पूजा का। किसी विषय में खो जाना, पूजा प्रेम का नाम है। किसी चीज में समा जाना, पूरी तरह जाना, पूजा। पूजा का दूसरा नाम प्रेम है। प्रे एक वर्ड है, प्रत्यय है, प्रे वर्ड है, प्रे माने दूसरा, मैं माने मैं, दूसरे के अंदर मैं हो जाना प्रेम। कहते हैं ना कि आपको विषय से प्रेम होना चाहिए, मतलब साइकोलॉजी एंड यू आर टुगेदर, मतलब आपका मतलब साइकोलॉजी, डॉक्टर आनंद का मतलब साइकोलॉजी। वो कुछ बोलेंगे तो साइकोलॉजी निकलेगा, उसके वहां कुछ नहीं निकलेगा। तो आपका अपने विषय के प्रति गहरा प्रेम हो, प्रेम दूसरे के अंदर मैं होना। इसलिए कबीरदास ने कहा प्रेम गलियत साकरी जामे दो में समाए, तो दो में एक हो गए, दो तो दूसरा हो ही नहीं सकता। तो आप किसी सब्जेक्ट विषय के अंदर में आप कोई स्पेस ही नहीं रहे, मतलब आप यू आर स्पेसिफिक कॉपी ऑफ दैट। द ब्यूटी ऑफ नॉलेज दैट यू हैव टू बी इंडल्ज फुली। पूजा होनी चाहिए, अपने कर्म को पूजा समझो, अपनी पढ़ाई को पूजा समझो, तो वो नहीं हो सकता बिना पूजा के। एकाग्रता जो है वो सबसे जो सारे नॉलेज के लिए एकाग्रता जरूरी है। बिना एकाग्रता के कोई भी सफलता संभव ही नहीं है।
इसलिए एकाग्र होना हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कुछ भी करके मन को एकाग्र करें। एकाग्र करके ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं और एकाग्रता के द्वारा ही हमारी जीवन सफलताएं मिल सकती हैं। और मन की अंतिम अवस्था को निरुद्ध कहता है, जहां पे यह आभास ही खत्म हो जाए कि मैं एकाग्रता कर रहा हूं, मतलब मैं कर रहा हूं ना, मैं एकाग्र हूं, मतलब मैं हूं और एकाग्र तभी दो हैं। तो कहता है यार यह द्वय भी खत्म हो जाए। और इस कमरे में अगर आग लग जाए तो आग कब तक रहेगी? जब तक जलने वाली वस्तुएं रहेंगी। फिर आग कहां जाएगी? आग कभी समाप्त हो गई। तो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड हु यू आर, द मोमेंट यू विल डिसअपीयर। जो क्वेश्चन करने वाला था वही खत्म हो गया, जो आग था वही चला जाएगा। ये शांति दर्शन का सिद्धांत है कि वो अग्नि का तभी तक है, अज्ञानता तभी तक, इस कमरे में अंधेरा तभी तक जब तक रोशनी नहीं है। आपके अंदर आलस्य तभी तक है जब तक आपके पास गोल नहीं है। टारगेट आ जाएगा तो आप लग जाएंगे। जीवन में बहुत बड़ी गति वह है। मैं मानता हूं कि आज जो युवा है उसके पास गति तो है, स्पीड है, इंटेलेक्ट है, नॉलेज है, बट गंतव्य का ज्ञान नहीं है, जाना कहां। तो लाइफ में मैं कहूंगा देश को, जो भी देश में आप युवा हैं सब हैं, किसी को भी आने वाले 25 वर्षों तक आराम करने का, अगर आप भारतीय हैं तो आपको आराम करने का अधिकार तो नहीं है। हर क्षण आपको अपने को उन्नयन करना है, आपको दृढ़ करना है, मजबूत करना है, आपको समर्थ बनाना है, आपको हर रूप में समृद्ध होना है। तो पहला जो मानसिक हेल्थ था, हमने कहा कि पहला जो चीज है वो हेल्थ की पहली चीज है कि मानसिक रूप से स्वस्थ। मानसिक मन मनस्तु, मन का सुखी होना सबसे जरूरी है। स्वास्थ्य में अगर सब कुछ सही है और आपका मेंटली डिसऑर्डर हो जाए, धन दौलत सब कुछ हो जाए, उसका मन उस बच्चे का ना हो। आप सोचिए ऐसे माता पिता को देखिए, कभी भी आप किसी मेंटल डिसऑर्डर में जाकर देखिए। तो मानसिक स्वास्थ्य, उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य की चर्चा करता है वो। मैं नहीं कह रहा हूं, और जो ये कह रहा है उसने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई पेपर नहीं पढ़ा, उसने आज के 3,000-4 साल पहले न पेन था, न पेपर था, कुछ था, उसने अपनी आत्मज्ञान के द्वारा एक शब्दों में लिखा है इसको। ये शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध चिंतन है, ये रेफरेंस वैल्यू की चीज नहीं है, किसी किताब की कोटिंग नहीं है। ये शुद्ध ज्ञान से कहते हैं, आशुद्ध जल कहते हैं। अगर हम उससे पकड़ न सकें तो हमारे जीवन व्यर्थ है। फिर हमें अवश्य रूप में उनको जाकर के अपनी ही चीजों को, नई शिक्षा पद्धति, भारतीय शिक्षा पद्धति के मूल्यों को कहते उसको मिलाने का प्रयास करती है। हम तो कहते हैं वो ऑलरेडी मिला होगा, हमें सिर्फ लौट के देखना है उससे। तो अगर हम उन्हें समझेंगे तो मनोविज्ञान की दिशा में भी वर्ल्ड में, दुनिया के रूप में आप काम कर सकते हैं। आप एक नया नाम कर सकते हैं जीवन में। उन तक लौट कर देखें और समझें और दृष्टि करें। तो हमारे अंदर ये जो 5 भूमियां हैं, तो अगर हम उस एकाग्र भूमि में देखें, वहां पहुंचे, तब कोई ज्ञान कर, तो ऑटोमेटिक आपको लिखने एग्जाम की आवश्यकता नहीं है, आप ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में जाएगा। तो अक्सर क्या होता है कि हम उस अवस्था तक पहुंच नहीं पाते, एकाग्र नहीं हो पाते, कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है। मर्डर करने वाला बहुत कंसंट्रेट होता है, जो चोरी करता है उसको बहुत ध्यान करता है। देखो आप, ऐसा ध्यान से निकालता है कि आपके पर्स का पता भी नहीं चलेगा। वैसे वो ध्यान ही हो गया। कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, है ना। तो आपको इसीलिए मेडिटेशन करने की बात कही जाती है। थोड़ा सा समय निकाल करके अपने मन को, मस्तिष्क को, थोड़ा सा ब्रेन को अल्फा वेव में लेकर के आए। कैसे प्रयास करें, ब्रेन की अल्फा गति में पहुंचे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो ये बातें बहुत हो सकती हैं। ये समापन का वक्त है, ये किसी की नोट का नहीं है, बट मुझे लगा कि सर ने की चर्चा किया, बताया कि हैप्पीनेस और चीज़ों को, तो मुझे लगा कि ये हैप्पीनेस तो हमारे अंदर ही है, और हैप्पीनेस क्लास तो भगवान ने दे के रखी है। हम कभी जरा उसे पढ़ के देखें, अपनी किताब को, जीवन में कैसे आए, कैसे बढ़े ना, कितने लोग हैं। आप तो दो हमारे बड़े ही देश के शानदार देश करने वाले हमारे ब्रिगेडियर साहब दो हैं। एक जोरदार तालियां ब्रिगेडियर साहब के लिए जो है, दोनों ब्रिगेडियर साहब जो है, तो खड़े हो जाए, मुझे लगता है कि जो है ना, क्योंकि ये गौरव है, एक दूसरे बटन की तरह भी लग रहे हैं।
कितना तो देखिए कितना कितना सुंदर चीज है कि आपके में जो है नाम भी ये बता रहे हैं कि है तो ये संजोग नहीं है, बट मैंने कहा कि ये गौरव की बात है कि आप सबने तो जाने कितने लोग इन तमाम साल यहाँ तक पहुँचते अपने जीवन को बचा के लिए आ पाते हैं। तो हमने कहा कि ये आपने देखा है, अपने साथियों को देखा होगा, जीवन खोते हुए देखा होगा। तो हमने कहा हम सब कितने भाग्यशाली के ईश्वर ने हमें पूरी सर्विस करके यहाँ तक ला करके रखा है। तो उस देवता को तो बाद में कैंसिल करना चाहिए। इस समय हमने कहा कि इसमें तमाम चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन बीच में एहसास बार बार होना चाहिए कि हमारा जो हैप्पीनेस है, हमने कहा कि सब कुछ है, बट हमने एक हैप्पीनेस क्लासेस और हैप्पीनेस करिकुलम को भी स्टार्ट किया है। तो वो अपने आप में अद्वितीय है कि ऐसा होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि हर किसी को सुबह उठने के पहले अपने उस हैप्पीनेस इंडेक्स को खुद देखना चाहिए। ये कोई हैप्पीनेस को पढ़ा नहीं सकता। ये हो सकता है वो प्रिंसिपल किसी किताब में